हीरे, मोती, माणिक और जवाहरात, ये बेशकीमती पत्थर तो आपने सुने ही होंगे। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो कहते हैं कि लोहे को सोना बना देता है? आखिर ये पारस पत्थर चीज क्या है? कैसा लगता है ये पारस पत्थर? लाल, काला, सफेद या सुनहरा? नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। पत्थर के माया लोक में आपका स्वागत है। माया लोक। दरअसल ये पारस पत्थर चीज ही ऐसी है जो लोग इसके बारे में सुनते हैं और फिर इसके माया जाल में जा फंसते हैं। सोचते हैं कि काश ये पत्थर मिल जाए, कहीं से हाथ लग जाए ये पारस पत्थर जो लोहे को सोना बना सकता है, जो रंग को राजा बना सकता है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक पुराना शहर है चित्रकूट। संतों की नगरी चित्रकूट में लोगों ने उस पारस पत्थर के बारे में सुन रखा है जिसे अगर लोहे से छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। जी हां, चमकता हुआ पीला सोना। लोगों ने यह भी सुना है कि यह पारस पत्थर चित्रकूट में यहीं कहीं छिपा है और न जाने कितने लोग ये सुनने के साथ ही उस ओर चल पड़ते हैं जिधर कहते हैं पारस पत्थर छिपा है। पारस पत्थर की तासीर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि पारस पत्थर आखिर मिलता कहां है। पहाड़ों में, नदियों में, आकाश में, पाताल में, या फिर चित्रकूट के राजा विनायक के महल में, वो महल जो आज भी एक तिलिस्म बना हुआ है। किस रंग का होता है पारस पत्थर? यही सवाल पूछा था हमने आपसे और उन तमाम लोगों से जो चित्रकूट के आसपास रहते हैं, उन लोगों से भी जो लोहे को सोना बनाने वाले जादुई पारस पत्थर की खोज में चित्रकूट के गणेश बाग आए थे, लेकिन खाली हाथ लौट आए, क्योंकि जहां वो पारस पत्थर की खोज में गए वहां पारस पत्थर है तो सही, लेकिन किसी के हाथों में बिल्कुल महफूज, बिल्कुल सुरक्षित। कहते हैं राजा विनायक की रानी उस पारस पत्थर को लोगों की नजरों से बचाती रही है, वही रानी जो बरसों पहले मर चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी संपदा वहाँ है, जो भी चीज़ वहाँ है पारस जैसी, उसका निश्चित कोई ऐसी आत्माएं हैं जो उसकी सुरक्षा करती हैं, और जो लोग भी उनको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो कभी आज तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। गणेश बाग और वहां बनी इमारतें एक सच्चाई है। लोग इन्हें देख सकते हैं, इनके अंदर जा सकते हैं, लेकिन जिस पारस पत्थर को इस आरामगाह से जोड़ा जाता है उसे क्या कभी किसी ने देखा है? जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन पारस पत्थर की खोज में गणेश बाग जाने वालों की कोई कमी नहीं है। गणेश बाग की खूबसूरती लोगों को लुभाती है, तो पारस पत्थर के यही होने की बात लोगों को पागल बना देती है। लोग कहते हैं कि पारस पत्थर के होने के निशान तो गणेश बाग में मिल जाते हैं, लेकिन पारस पत्थर नहीं मिलता। शायद इन इमारतों को बनवाने वाले जानते थे कि हो न हो उस बेशकीमती पत्थर की खोज में अनगिनत लोग यहां आएंगे, लिहाजा उसे उलझा दिया जाए। यही वजह है कि इस इमारत को बड़ी सूझबूझ से बनवाया गया है। बाहर से यह जितनी खूबसूरत, अंदर से उतनी ही उलझी हुई। जमीन के नीचे कई तलों की मंजिलें, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अंधेरी सुरंग,
कुछ निशान, कुछ मूर्तियां, और इन सब के पीछे छिपा पारस पत्थर का गहरा राज। यह सब कुछ एक पहेली जैसा है। क्या जो इस पहेली को सुलझाएगा वही पारस पत्थर का हकदार होगा? हम गणेश बाग की पहेली में डूबते इससे पहले यह जानना जरूरी था कि क्या इस पहेली को सुलझाना मुमकिन है। हमारे सामने सरोज की मिसाल है। 10 साल पहले की हमारे साथ एक घटना हुई भतीजे के साथ। वो घर से निकल गया और हम जब खोजबीन किया तो गणेश बाग पर मिला। गणेश बाग पे मिला बेहोशी हालत पे। मुझे पारस मणि मिल जाएगी, मुझे पारस मणि मिल जाएगी, मुझे खजाना मिलने वाला है, मुझे खजाना मिलने वाला है, मुझे खजाना मिलने वाला है। कुछ घंटों बाद सरोज की बेहोशी टूटी, लेकिन पारस पत्थर की रट नहीं। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे पारस पत्थर मिल जाएगा, खजाना मिलने वाला है। लोगों ने अंदाजा लगाया कि सरोज पारस पत्थर की खोज में गणेश बाग गया था। गया तो सही, लेकिन बेहोश क्यों हुआ? और बेहोशी के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत क्यों हुई? वही दिन रात उसी में पारस पत्थर खजाना कुछ चिल्लाता रहता था कि मुझे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है गणेश बाग पे। यही चिल्लाता रहा। करीब 10-12 दिन के बाद एकाएक उसकी मृत हो गई। चित्रकूट में इस मौत के बाद लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो सरोज पारस पत्थर के करीब था और उसका सामना उससे ही पड़ा जिसे लोग रानी की रूह कहते हैं। पारस पत्थर आज भी इसी भूमि पर है, वो बाहर नहीं गया। और उस पत्थर की जो रक्षा है, उस मणि की जो रक्षा है, वो राजा विनायका की जो पत्नी है, वो उनकी आत्मा जिसको रूह बोलते हैं, वो उसकी रक्षा करती। इसीलिए आज तक कोई वहां पर पहुंच नहीं पाया है। स्वामी प्रपन्नाचार्य कई सालों से चित्रकूट में घूम घूम कर लोगों को भागवत कथा सुनाते हैं। भागवत कथा के जरिए वो सत्य और असत्य का फर्क लोगों को बताते हैं, और यह भी कि एक दिन पारस पत्थर मिलेगा जरूर, लेकिन सिर्फ उसको जो उसके काबिल है और इसका हकदार है। उचित पात्र मिल जाएगा, वो जिसके हिस्से का खजाना होगा उसको प्राप्त हो गई। स्वामी जी कई बार इससे पहले भी गणेश बाग आ चुके हैं। वो भी मानते हैं कि खजाना और पारस पत्थर का राज भी गणेश बाग की इमारतों में ही छिपा है। प्रपन्नाचार्य के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कई सबूत भी मौजूद हैं। तो निश्चित है कि खजाना जो है वहीं पर है और वो अंडरग्राउंड मार्ग है। देखिए, सबसे पहला सबूत, इमारत में पत्थर पर उकेरे कमल पर जगह जगह सुराग थे। ये कमल के फूल में कहीं बावली की शक्ल में, ये बावली है वहां की जो तो कहीं तहखाने के नक्शे पर, ये गैलरी है। जब वो उसके अंदर और सबसे बीच वाली मंदिर में एक तिजोरी का चित्र। ये तिजोरी पेटी कहलाती। अब आप जब ये साथ शायद इन्हीं नक्शों में पारस पत्थर और खजाने की चाबी थी, और शायद इसी गुत्थी को सुलझाने वाला ही होगा पारस मणि और खजाने का हकदार। एक राजा की आराम गाह और उस आराम गाह में मौजूद पारस पत्थर, लेकिन उस पत्थर की जगह का राज कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि राजा के महल में ही कुछ निशानियां हैं,
कुछ संकेत हैं, वो संकेत जो पारस पत्थर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन शर्त वही कि रानी की रूह रोड़ा न बने। मूर्तियां, तहखाने, बावड़ी और तिजोरी, जो इन चीजों में छुपे संकेतों को पढ़ सकेगा, क्या वही पारस पत्थर का मालिक बनेगा? यह बात चित्रकूट में छिपी नहीं है। पारस पत्थर की तलाश में गणेश बाग न जाने कितने लोग आए। तलाश सदियों से जारी रही है। कोशिशें बार बार की गई, लेकिन सफलता शायद किसी को नहीं मिली, परवेज को भी नहीं। परवेज भी उस रात अपने दोस्तों के साथ वहां आए थे और मकसद था पारस पत्थर की तलाश। रात में आरामगाह में लोगों को आराम कम और डर ज्यादा लगता है, न जाने क्यों। परवेज और उसके साथी भी बेखौफ नहीं थे, लेकिन पारस पत्थर की ख्वाहिश ने डर छोटा बना दिया था। खुदाई शुरू हो गई। परवेज के साथियों ने 2-4 फावड़ा चलाया ही था कि अचानक एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। हाँ यार, पायल की आवाज आ रही है। आवाज पायल की थी। रुंझन रुंझन। क्या बात करता है? इन आवाजों को उन्हें नजरअंदाज करना था, सो कर दिया। फावड़ा फिर चलना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही फावड़े की चोट दोबारा जमीन पर पड़ी, आवाज फिर आई। यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम। इस बार आवाज पायल की नहीं, यहाँ से चले बल्कि पायल वाली महिला की आवाज थी। अंजाम ठीक नहीं। वो कह रही थी, ये नाहक काम फौरन रोक दो। अचानक एक आवाज़ सी आई। हम लोग काफ़ी डर गए। जब डर गए तो फिर मतलब ये बोलने लगी कि जो यहाँ जिस मकसद से यहाँ पर आए हो चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। परवेज की हिम्मत पस्त हो चुकी थी, वरना अंजाम। लेकिन काम रोकने का आदेश देने वाली वो महिला थी कहां? आवाज कहां से आई? यहाँ से चले जाओ। आरामगाह के तहखानों से या सदियों पुरानी बावड़ी की गहराई से? ये बात समझ के परे थी। जाहिर है परवेज और उसके साथियों के पास वहां से जान बचाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। मरते क्या न करते। सारे के सारे उल्टे पांव भागे और पारस पत्थर का राज एक बार फिर राज ही रह गया। लेकिन महेंद्र ओबरॉय का दावा है कि वो पारस पत्थर के तिलिस्म को तोड़ने के सबसे करीब पहुंचे थे, वो भी रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में। नीचे कोई चीज़ दिखाई दी तो मैं उसको देखने लगा। देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उठा लूं इसको। पानी में जब सूरज की रोशनी झिलमिलाती है तो हीरे की शक्ल ले लेती है। मई महीने की चिलचिलाती धूप में प्यास से बेहाल महेंद्र को भी कहीं यही भ्रम तो नहीं हुआ था। उस दिन प्यास बुझाने महेंद्र गणेश बाग के अंदर आए थे। तालाब की सीढ़ियां उतरते वक्त पानी के अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो प्यास को भूलकर हैरत से उस चमकते पत्थर को देखने लगे। वो चमकीली चीज उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन जैसे ही महेंद्र ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया वो पानी के अंदर थे। तालाब में जब कोई चीज़ चमकीली नज़र आई तो मैंने सोचा कि इसको उठा लूँगा। ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई खींच रहा है, तो मैं भगवान से प्रार्थना की कि मुझको ये भगवान गणेश बाग से दोबारा मुझे अंदर न बुलाना, मैं गणेश बाग से किसी तरीके से सही सलामत निकल जाऊँ। ऐसे हालात में जैसा कि अक्सर होता है वही हुआ। महेंद्र ने भगवान का नाम लेकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन पारस पत्थर और उस रूह के खौफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि रानी कौन है। रानी कोई और नहीं, राजा विनायक राव की पत्नी थी। राजा के पास अकूत दौलत थी, जिसकी वजह वो जादुई पारस पत्थर था। कहते हैं वो अनमोल पारस पत्थर चित्रकूट की महारानी के पास था। पड़ोसी राजाओं को जब उसकी खबर लगी तो पारस पत्थर को हासिल करने के लिए साजिशें शुरू हो गईं। हमला हुआ। रानी खतरे को भांप चुकी थी। वो पारस पत्थर को हर हाल में दुश्मनों से सुरक्षित रखना चाहती थी। इसलिए रानी ने पारस पत्थर को महल में ही कहीं छुपा दिया। इसके बाद रानी का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। पता है तो सिर्फ इतना कि पारसमणि महल में ही मौजूद है, जिसकी हिफाजत आज भी रानी की रूह करती है। अब ना तो राजा है न रानी है और ना ही उनका राजपाट। वक्त ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन रानी की रूह और पारस पत्थर की कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। हम यहां पर पारस पत्थर खोजने नहीं आए थे, इसीलिए ना तो हमें पारस पत्थर मिला, न ही उसे सहेज कर रखने वाली रानी की रूह। हमें तो बस मिला किस्से कहानियों का माया लोक।